तो मैं अंजना, आप फिर से पढ़ने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास। हमने कल पढ़ा था आपको विशल दिवरासु तक। आज हम पढ़ेंगे चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई का जन्म बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रेवा तट हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, एनडीए के सिलेबस में। संवत 1225 से 1249। ठीक है। ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि है। ये पूछा गया प्रश्न है। और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये दोनों पूछा गया प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि प्रसिद्ध हैं। इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक प्रकार का आकर्षण है। ठीक है। और रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के नामक किस जाति के भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों को एक ही दिन यह संसार भी छोड़ना पड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, इनके सखा और सामंत भी थे। इन्हें किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, ये पूछा गया प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। षड भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से अदृश्य काव्य कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ से बातें होती थी वहाँ सब सम्मिलित जहाँ जो बातें होती थी वहाँ सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इम्पोर्टेंट। 69 समय या सर्ग हैं। प्राचीन समय प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, जैसे कादम्बरी नाम से प्रसिद्ध है। अब ध्यान रखिएगा कि ये तो पृथ्वीराज रासो के बारे में पहले चंद्र बरदाई किन किन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये सब याद रखिएगा आप। और पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कितने सर्ग या अध्याय हैं, 69 हैं। और इसमें किस किन छंदों का व्यवहार हुआ है, कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, तो ये भी पूछा जाता है। इसीलिए इतने छंदों का व्यवहार हुआ है, ये याद रखिएगा। कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है। कादम्बरी जो संस्कृत ग्रंथ है उसे वान भट्ट के पुत्र द्वारा त्रिभुवन द्वारा पूरा किया गया था। उसी के बारे में शुक्ल जी बताते हैं कि कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि पिछला भाग वाण के पुत्र द्वारा पूरा किया गया। वैसे ही रासो के पिछले भाग में चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाना कहलाता है। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों तक पीछे चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जलहन से हाथों रासो की पुस्तक देकर पूर्ण करने के लिए संकेत दिया। जलहन के हाथ में रासो के सौंप दिए जाने से पूरे किए जाने की उल्लेख रासो में है। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। इसमें तो मैंने जून 2024 लगाया था, लेकिन नहीं पूछा गया था, हो सकता है आगामी परीक्षा में आपका पूछा जा सके। तो पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन निराज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धेरिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंदकृत चंदनंद उद्धरति। और पृथ्वीराज रासो में आबू के यज्ञ कुंड, 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति और चौहानों के अजमेर के स्थान पर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इसके स्थान पे अगर आपको 5 दे देगा, 6 दे देगा, ध्यान रखिएगा 4 क्षत्रिय कुलों के उत्पत्ति के बारे में यहाँ बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि पृथ्वीराज रासो में है क्या। ठीक है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज रासो अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुंवर और राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी। तो इस ग्रंथ के अनुसार, इस ग्रंथ का पूरा कथा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे पृथ्वीराज रासो में है क्या। ठीक है। अब इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर चौहान सोमेश्वर के पुत्र अर्णोराज के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तुवंग तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। ठीक है। तो पृथ्वीराज क्या थे? पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अर्णोराज के पौत्र थे। तो सोमेश्वर का विवाह किससे हुआ था? दिल्ली के तुंवर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था।
सोमेश्वर का विवाह। तो अनंग पल्लव की दो कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ। इस संयोग से जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिसके पुत्र पृथ्वीराज हुए। अनंग पाल ने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी कि सारा कुछ पृथ्वीराज को मिल गया, तो उन्होंने एक दिन है ना राजसूय यज्ञ किया और सब राजाओं को राजसूय यज्ञ किया करके सब राजाओं को यज्ञ में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए निमंत्रित किया। मगर इस कार्य में उन्होंने अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। राजसूय यज्ञ में सब राजा आए, पृथ्वीराज नहीं आए। इस बात में जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज के एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। अब संयोगिता का अनुराग तो पहले से ही पृथ्वीराज पर था। जब वह जयमाला लेकर रंगभूमि में आई तो पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी संयोगिता। तो इस पर जयचंद ने उसे घर से निकालकर गंगा किनारे महल में भेज दिया। जब पृथ्वीराज को पता चला तो पृथ्वीराज ने सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। पृथ्वीराज ने चुपचाप संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर कर ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज ने कुशलता पूर्वक दिल्ली चले गए। वहां भोग विलास में ही अपना समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान न रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था। बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख के साबुद्दीन चढ़ आया और हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया, बार बार चढ़ाई करता रहा। अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दवेदी बाण द्वारा साबुद्दीन को मारा। फिर दोनों एक दूसरे को मार के मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर के कारण यह लिखा गया है कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ एक सुंदरी के पर आसक्त था। एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी और जब दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हार कर पृथ्वीराज के पास भाग गए। तो शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज से यह कलवा भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, इन दोनों को तो हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ ली और यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। और इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भरी पड़ी है। ये छोटी सी कथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि पृथ्वीराज रासों में है क्या। ठीक है, पात्रों के नाम याद रखिएगा। संयोगिता कौन है? पृथ्वीराज की माता का नाम क्या है? कमला है। और जयचंद की माता का नाम सुंदरी था। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। अनंगपाल उनके नाना थे, उन्होंने पृथ्वीराज को गोद लिया था। तो ये सब थोड़े पात्रों का नाम आप याद रखिएगा। फिर है कि ऊपर लिखे वृतांत और रासों में दिए गए सामंतों से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ वे बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने का पूरा संदेह किया है। उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। तो किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ ठहराया? पृथ्वीराज रासो ऐतिहासिक तथ्यों को जब वो कहते हैं तो उसे मेल नहीं खाता है पृथ्वीराज रासो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो किसी की रचना पूरा संदेह किया है कि 16वीं शताब्दी लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया। अब इसके बारे में पूरा डिटेल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताएंगे क्यों उन्हें जाली ग्रंथ ठहराया। रासों में चंगेज और तैमूर आदि कुछ पीछे काम न आने पर एक संदेह पुष्ट होता जा रहा है कि प्रसिद्ध इतिहास यज्ञ राय बहादुर पंडित गौरीशंकर खोजा ने रासों में वर्णित घटनाओं तथा सामंतों से बिल्कुल भांटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज के राजसभा में कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नाम का एक काव्य लिखा है जो कि पूरा नहीं मिलता है। उसमें दिए गए संवत घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है और उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा है। देखिए जो पृथ्वीराज विजय है जिसके बारे में बता पृथ्वीराज विजय है जिसके जो कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय जयानक का रचना पृथ्वीराज विजय उसके बारे में कहते हैं। उसमें उनकी माता का नाम क्या दिया हुआ है?
उनकी माता का नाम कमला है, लेकिन उसकी माता का नाम कपूर देवी दिया है, जिसका समर्थन हास्य के उल्लेख शिलालेख। अब इसका उन्होंने जो पुष्टि किया है वो किसमें, हांसी के शिलालेख में मिलता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो पृथ्वीराज विजय में जो उनके माता का नाम कपूर देवी, इसका भी वो समर्थन करते हैं। मतलब ये कहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ, हांसी के शिलालेख से। तो उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि प्रामाणिक है ये। तो अब उसके साथ हमीर महाकाव्य में के बारे में बताते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदि कई प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली में तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना को गोद जाना, राणा समर सिंह के पृथ्वीराज का समकालीन होना, उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। अब इसमें ये क्लियर कहते हैं कि सोमेश्वर का दिल्ली और राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज के अपने नाना को गोद लेना, तो ये सब जो हमीर काव्य है, हमीर महाकाव्य है, उसके अनुसार बताते हैं कि ये सब असंगत, संयोगिता हरण असंगत सिद्ध होती है। आबू के यज्ञ से चौहान के चार, मैंने बताया ना, चार अग्निकुल की उत्पत्ति की कथा शिलालेखों से जांच करने पर कल्पित ठहरती है। इसे भी कल्पित ठहरती है क्योंकि इनमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए। अग्निकुल का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। अब उससे भी ये जो हमने पीछे पढ़ा, ये जो हमने पूछे पढ़ा कि शिलालेखों से, एक मिनट, डबल पेज आ गया। ये जो हमने अभी पढ़ा था ना कि हाँ, पृथ्वीराज रासो आबू के अग्निकुंड चार शिलालेखों के चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति, चौहानों के अजमेर राजस्थान पृथ्वीराज पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। उसी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जब ये हमीर काव्य जब वे पढ़ते हैं तब वे देखते हैं कि ये जो हुआ ही नहीं था। ये पृथ्वी, सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के राजाओं का शिलालेख मिलते हैं। ये अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा जांच कल्पित ठहरती है, इसे कल्पित माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ध्यान दीजिएगा हमीर काव्य के देखने के पर, क्योंकि इसमें सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल में कोई उल्लेख नहीं है। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल कब माना है, 1115 दिल्ली गोद जाना और 1122 में कन्नौज जाना। चंद ने पृथ्वीराज का जन्म काल माना है और 1151 में शहाबुद्दीन के साथ युद्ध, कन्नौज जाना क्या है, 1151 में, शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1158 में लिखा। शिलालेखों और दान पत्रों में जो संवत मिले हैं वह रासों के अनुसार दिए गए संवत तो ठीक ही नहीं है। अब दान पात्र या शिलालेख में जिसमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमर्दी देव, मोहेबे के राजा राज परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के चार, जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच ठहरते हैं। जयचंद के 12, जिनके संवत 1224 से 1243 के बीच ठहरते। परमी देव के 6, जिसके संवत 1223 1258 के बीच में पड़ते हैं। इनमें से एक संवत 1249 का है, जिसमें पृथ्वीराज के परमर्दी देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। तो इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें किसका वर्णन है, पृथ्वीराज और परमर्दी देव राजा परमाल के युद्ध का वर्णन है। इन संवतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक दृष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। और फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है आपका, 587 हिजरी के साथ हुआ था। इन संवतों को ठीक होने पर इस प्रकार का कोई संदेह नहीं। फारसी इतिहासों के अनुसार इम्पोर्टेंट है ये यहाँ से आप इम्पोर्टेंट है ये आपका परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से। शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज रास्तों के प्रथम युद्ध 587 हिजरी के संवत 1248 से सन 1151 में हुआ। इन संवतों को ठीक होने से कोई संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांडा ने रासों के समर्थन में इस बात की की कि ध्यान दिलाए कि रासों के सब संवतों से यथार्थ संवत 90 से 91 वर्ष के अंतर में एक नियम पड़ता था, और यह विचार उपस्थित किया गया अंतर में भूल नहीं बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इस धारणा को लिए वे रासों के दोहे को पकड़ा। एकादश पे पंचदा विक्रम साक आनंद तिहि रिपुजय पुरहरण को भय पृथ्वीराज नरेंद्र।
और विक्रम साक आनंद को अर्थ दिया और अशून्य नंद 90 रहित विक्रम संवत, क्योंकि 90 वर्ष घटाए गए। इसका कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शुद्ध थे, उनका राजत्व काल राजपूत भाटों से निकाल दिया गया। इसी प्रकार वे विलक्षण कल्पना के लिए रह गए। इन कल्पनाओं के विशेष प्रकार का समाधान नहीं होता। आज तक आज तक और कहीं प्रचलित संवतों में कुछ काल निकाल कर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई या विचारणीय है, जिसमें किसी प्रचलित विक्रम संवत 90-91 वर्ष निकाल कर पृथ्वीराज रासो के संवत दिए गए। कैसा जानबूझ किया है? धोखे या भ्रम से पढ़कर। उपयुक्त दोहा में उद्धृत किया गया है कि आनंद के स्थान पे कुछ लोगों आनंद का पाठ होना बिल्कुल उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा भी मिलता है। एकादश पे पंचदा विक्रमजित धर्मसूत प्रतीय साक प्रति पृथ्वीराज सोल को लच्चो विप्र गुणगत। इसमें से 9 के गुप्त रखने का अर्थ यह निकाला गया है कि कितने पर 9 कम करने पे तीसरा शक बनता है। यह नहीं कहा गया कि दूसरी बात है गुणगत ब्राह्मण का भी प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी है, जिनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, परंतु काव्य ग्रंथों के साथ घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन के उलटफेर नहीं किया जा सकता। ज्ञानक का पृथ्वीराज विजय तो काव्य ग्रंथ ही है, लेकिन उसमें क्या घटनाएं नाम ठीक ठाक है। इस संबंध के अतिरिक्त कुछ कहने के बजाय पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, क्योंकि पूरा पृथ्वीराज रासो को ये जाली कहते हैं। जब इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पश्चा उपयोगी दृष्टिकोण से, जो मैंने हाईलाइट किया, जो आपको बताया वही इंपॉर्टेंट है। ये तो ये कथा बता रहे हैं कि किस तौर पे इन्होंने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ भी कहा है। इस इधर उधर कुछ पद चंद के बिखरे हुए, उनसे पता लगाना असंभव है। यदि किसी ग्रंथ के समसामयिक कवि का रचा गया होता, उसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे मिले होते, कुछ घटनाएं संवत ठीक हो जाते। रहा यह प्रश्न पृथ्वीराज की सभा में चंद नाम का कोई कवि था या नहीं, तो पृथ्वीराज ऋषियों की कर्ता ज्ञानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट बंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट रखा है। चंद का नाम तो कहीं नहीं लिया गया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। तनय स चंद्रराजस्य चंद्रराज इवाभवत् संग्रह यशोवृतानां सुवृतानामिव व्यवघात। इसमें यमक के द्वारा, जिसे चंद्रराज कवि का संकेत है, और राज बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है, जिनका उल्लेख काश्मीरी देव क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यह कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था या नहीं, और पृथ्वीराज सभा के न रहा होगा। जानक के कश्मीर में लौट जाने पर आया होगा, और अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज राष्ट्र के पुत्र गोविंद राज, उनके भाई हरिराज, इन दोनों के समझ किसी वंश में चंद नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो। उनके पूर्वज पृथ्वीराज रासो की वीरता आदि उनके वर्णन की कुछ रचना की हुआ, पीछे कुछ कल्पित भट्ट वर्णन तैयार हुआ होगा, और सबको लेकर चंद के समसामयिक मान उसी के नाम पे, रासो के नाम पे बड़ी इमारत खड़ी की गई होगी। अब ये जो आपका कोटेशन है, ये पूछा जाता है, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी पुष्टि की, चंद्रबरदाई कवि है कि नहीं, उसकी पुष्टि करके बता रहे थे। अब ये जो है, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों और कुछ कुछ कवितों की भाषा ठिकाने की है। त्रोटक आदि छंदों में भी कहीं के रवारांत सवारांत शब्दों की ऐसी मनमानी की भार है, जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे की ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाओं के नए रूपों में मिलती है। साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने प्राचीन साहित्यिक रूप में पाई जाती है। फिर प्राकृत अपभ्रंशों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं, और इस दशा से भाटों के इस वाकजाल में कहाँ कितना अंश असली है, इसके निर्णय असंभव होने के कारण ग्रंथ के ना तो भाषा के साहित्य में, न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासु का में उपयोगी है। मतलब ये आपका इम्पोर्टेंट है, जितना मैंने हाईलाइट किया सब इम्पोर्टेंट है परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से। अब जो है, ये चंद्रबरदाई की वंशावली दी गई है। चंद्रबरदाई की वंशावली दी गई है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन हम एक नाम पढ़ लेंगे तो ध्यान में रहेगा कि चंद्रबरदाई की वंशावली क्या है।
चलिए पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं, महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री 1909 से 1913 तक राजपूताने के एक ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। ठीक है, उनका विवरण बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी में छापा है। मतलब हरिप्रसाद शास्त्री ने उसे 9 से 1913 तक राजपूताने प्राचीन ऐतिहासिक। चलिए हम कहाँ थे? हम थे महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री 1909 से 1913 तक। तो इस बात की पुष्टि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसमें करते? बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी में छापा। उस विवरण से पृथ्वीराज रासो का विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कहा गया है कि कोई कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों के मगध से आया हुआ बताते हैं। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। तो चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय राजपूताने में आया। पहले सोमेश्वर के राज दरबारी, पीछे से पृथ्वीराज के मंत्री और सखा और राजकवि के रूप में हुआ। पृथ्वीराज के नागौर बसाया था, वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है, इन्होंने कहा है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंशज के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाटे शास्त्री जी से भेंट हुई। उन्हें चंद के वंश वृक्ष प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। तो ये जो वंशावली है चंद की है, तो चंद बरदाई से थे गुणचंद, फिर चंद बरदाई से जलचंद, सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद। रामचंद से 6 पुत्र थे, विष्णुचंद, उदयचंद, रूपचंद, बुद्धचंद, देवचंद, सूरदास। और बुद्धचंद से थे गोविंद चंद और खेमचंद। और गोविंद चंद से थे जयचंद, मदन चंद। जयचंद से थे मदन चंद, शिवचंद, बलदेव चंद। फिर आपका चौथ चंद से थे बेनीचंद। और फिर बेनीचंद से थे गोकुल चंद, वसुचंद। गोकुल चंद से थे कर्णचंद, गुणगंग चंद, मोहन चंद से जगन्नाथ, रामेश्वर, गंगाधर, भगवान सिंह, कर्म सिंह, माथुर सिंह, वाघ गोविंद सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, आनंद राय जी से आसोजी, गुमानजी, कर्णिदान, जयधमल, वीरचंद। और कर्णिदान से थे घमंडी राम, वृद्धि चंद जी, नानूराम जी। ठीक है, ये चंद बरदाई की वंशावली है। ऐसे परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से तो अभी तक नहीं पूछी जा सकती है, चूंकि शुक्ल की किताब में है तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए एक बार हम देखते हुए इसे चल रहे हैं। फिर नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे। ठीक है, वो कि एक मुसलमान हो गया, जिनमें से एक मुसलमान, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभीर में जा बसे और चौथे के वंशज नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहती पुत्र कविचंद के सुंदर रूप सुजान, इक जल गुण बावरो, गुण समुद्र ससभान। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। सूरदास की साहित्य लहरी टीका में एक ऐसा पद आया है जिसमें सूर की वंशावली, यह पद है, ये पद है इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी नहीं किया है। हम आगे पढ़ते हैं। मतलब पृथ्वीराज रासो सूर के साहित्य लहरी में भी एक पद आया, सूर की वंशावली। सूर की वंशावली के बारे में, जो कि कृष्णचंद, बुद्धिचंद जो भी हमने पढ़ा, उसी वंशावली का ये पद है। इन दोनों वंशावली के मिलाने से मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद्र की वंश परंपरा में बताया, उक्त पदों के गुण चंद्र की परंपरा में कहा है, बाकी नाम प्राय मिलते हैं। नानूराम का कहना है चंद के 3 से 4,000 श्लोक संख्या में अपना एक काव्य लिखा था, जिसमें पीछे लड़के में अंतिम 10 समयों को लिख करके ग्रंथ को पूरा किया गया। पीछे के लोग अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार तोड़ जोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इनमें एक परिवर्तित रूप धारण कर लिया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था, इसके बाद उत्साह प्रदर्शन करते रहते। उसमें रासों के अनेक ग्रंथों की रचना की। नानूराम का कहना है कि पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, जो उन्होंने महोबा के समय नकल महापूर्वोत्यास पंडित हरप्रसाद शास्त्री को दी थी, और भी उटपटांग और रद्दी है। यह और भी उटपटांग और रद्दी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती के समय कुछ नमूने के लिए दिए जाते हैं, ये नमूने के लिए दिए जाते हैं, पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। पद्य नमूने, पृथ्वीराज रासो पद्मावती के समय पद्य नमूने। हिंदुवान थाम उत्तम सुदेश, तह उदित दुग सुदेश, संभरी नरेश चहुआन थान,
पृथ्वीराज जहाँ तहाँ रजत भान, संभि ने सोमेश पूत, देवत रूप अवतार धत। 3 लाइन याद हो जाए बहुत। ये भी इम्पोर्टेंट है। मनहु कला ससुधान, कला 1600 बनिए, बाल भैंस शशि या समीप, अग्रित रस पिनिए, विगसी कमल शीघ्र, भ्रमर वेणु खंजन मृग लुढ़िए, हीर कीर अरुबिंब, मोती निखिस की अह पुडिये। ये पृथ्वीराज रासों से हैं। ये दोनों पंक्तियां देख लीजिएगा, और ये तो पूछा गया पंक्ति है, इसलिए ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। बज्जे घोर निशान राम चौहान चौदिस, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिस, उटी राज पृथ्वीराज बाग, मनोलग विरजन नट, कठत तेग मन वेग लगत, मनो बीजू झट घट। ये 4 पंक्तियां, ये 3 पंक्तियां जो परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बता दी है। अब आएंगे भट्ट केदार। भट्ट केदार के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आपके पास उपस्थित रहूंगी। धन्यवाद।